गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर दीपशिखा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, जीबीएम कॉलेज गया से। स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं वो इरिक इरिक्सन की साइको सोशल थियोरी है। इससे पहले बच्चों आपने साइकोसेक्सुअल थियोरी जो कि फ्रॉयड की थी वो आपने पढ़ा था, और फ्रॉयड के सिद्धांत के अनुसार यह था कि किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो बचपन में जो भी सेक्सुअल बिहेवियर उसका रहा है उसी पर आधारित होती है। लेकिन साइकोसोशल थियोरी को देने वाले इरिक इरिक्सन ने ये कहा था कि व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो सेक्सुअल बिहेवियर के साथ ही साथ बच्चे की सोशल डेवलपमेंट या सोशल बिहेवियर के आधार पर ही व्यक्ति की जो है वो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व जो है वो निर्धारित होता है। वैसे तो फ्रॉयड के मनोलैंगिक सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले ही इरिक इरिक्सन ने ही साइकोसोशल थियोरी दी थी, लेकिन इन्होंने इसका बहुत बड़े स्तर पर यानी एक तरह से कहें तो व्यापक स्तर पर इन्होंने साइकोसेक्सुअल थियोरी का एनालिसिस किया था और उसके आधार पर इन्होंने अपनी साइकोसोशल थियोरी को प्रपोज किया था। इनका मानना था कि फ्रॉयड के अनुसार बताया गया जो ईगो है वो केवल इड और सुपर ईगो के मांग के बीच या मध्यवर्ती भाग ही नहीं होता है, यानी मिडिल पार्ट ही नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक अवस्था में इसे अचीव करने के लिए यानी ईगो को अचीव करने के लिए बकायदा ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्किल और एबिलिटी, अच्छे थॉट्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये जिस तरह से फ्रॉयड ने केवल अपनी थ्योरी को 5 स्टेज में बांट करके डिफाइन किया था, वहीं इरिक्सन ने अपनी थ्योरी को 8 स्टेजेस में बांट करके डिफाइन किया था। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं इरिक इरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी की तरफ। उससे पहले हम थोड़ा सा इरिक इरिक्सन के बायोग्राफी पर नज़र डाल लें। तो इरिक इरिक्सन जो हैं उनका जन्म 15 जून 1902 में हुआ था और 12 मई 1994 को इनकी डेथ हुई थी। इनका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था और उन्होंने साइकोसोशल थियोरी दी थी, ठीक है। और इन्होंने कहा था इरिक्सन वॉज एन ईगो साइकोलॉजिस्ट, ये कि ईगो साइकोलॉजिस्ट थे, और ही एम्फसाइज द रोल ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी एंड द कन्फ्लिक्ट्स दैट कैन टेक प्लेस विद इन द ईगो इट्सेल्फ। इरिक्सन mentioned that personality develops in a predeterminated order and built upon each previous stages, यानी कि हर व्यक्ति का जो पूर्व की जो उसकी सामाजिक अनुभव रहे हैं या जो भी सामाजिक गतिविधियां उसकी रही हैं और जैसा उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ है उसी के आधार पर उसका आगे का भविष्य यानी आगे की पर्सनालिटी भी उसकी निर्धारित होती है। यानी सामान्य अर्थों में कहें तो इरिक्सन ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो प्रारंभ में प्राप्त किए गए अपने सामाजिक अनुभवों के आधार पर विकसित होती है। अगर प्रारंभ में यह सामाजिक अनुभव बहुत अच्छे हुए तो आगे चल कर के ये पर्सनालिटी धनात्मक यानी पॉजिटिव वे में डेवलप होती है। लेकिन अगर इन प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो आगे चल करके इनकी पर्सनालिटी जो है वो नेगेटिव पर्सनालिटी में डेवलप हो जाती है और इनके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये इरिक्सन की थ्योरी को इसी स्लाइड में मैंने डिस्क्राइब किया आपके सामने। अब हम आपको ले चलते हैं स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट की तरफ। देखिए, इरिक्सन ने अपने थियोरी को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था। एक एक करके हम इस स्टेज को देखते हैं। सबसे पहला था बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसकी एज इन्होंने बताई इन्फेंट के उसमें 0 to 1 ईयर। दूसरी है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इसको इन्होंने बताया था टोडलर एज 1 to 3 ईयर्स में, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो है वो प्री स्कूलर एज था 3 से 6 साल तक का। अगला है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये स्टेज है आपका स्कूल गोइंग एज, स्कूलर एज होते हैं, स्कूल गोइंग एज
वो है। अगला है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये एडोलेसेंट एज है, यानी कि ये जो टीनेजर एज है, इस एज की अवस्था है। अगला है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये है आपका यंग एडल्टहुड। और अगला आपका आता है जनरेटिविटी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन हो गया, ये यंग एडल्टहुड हो गया। सातवां एज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि आपका आता है मिडिल एज एडल्ट में आता है। और लास्ट आपका है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर, जो कि आपका ओल्ड एज में आता है। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेज के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने देखा बच्चों बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट। ये वो कंडीशन है जब बच्चा पूरी तरह से अपनी परवरिश के लिए किस पर निर्भर रहता है, अपनी माँ पर निर्भर रहता है। अगर बच्चे को भूख लगती है, माँ उसे दूध पिलाती है या उसकी बेसिक जो भी नीड्स हैं या उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, तो बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और उसको ऐसा लगता है कि विश्वास आता है और उसे ये लगता है कि मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मेरी माँ मेरा परिवार है। यानी कि कहने का मतलब है उसको अपने परिवार, अपने माँ के प्रति या दुनिया के प्रति एक विश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन अगर इसकी बेसिक आवश्यकताओं को माँ पूरा नहीं करती या परिवार के द्वारा पूरा नहीं होता और वो उपेक्षित महसूस करता है, तो उस समय उसके अंदर अविश्वास की भावना जन्म लेती है, यानी मिसट्रस्ट की भावना जो है उसके अंदर आने लगती है। ठीक है ना। माँ दूध नहीं पिलाती है, बच्चा रोता रहता है, तो उसको लगता है कि ये दुनिया बुरी है, ये संसार बुरा है, और वो जो है बहुत फियर अनुभव करता है और जो है उसके अंदर जो है एक मिसट्रस्ट यानी कि अविश्वास पैदा होने लगता है समाज के प्रति और एक घृणा आने लगती है। अगर बच्चा पॉजिटिवली इस एज को पूरा कर लेता है, इस स्टेज को पूरा कर लेता है, यानी कि उसके अंदर ट्रस्ट की भावना अगर डेवलप होती है, तो उसके अंदर एक आता है होप की भावना, यानी पॉजिटिव सोशल डेवलपमेंट उसका हुआ, होप की फीलिंग उसके अंदर आती है और इसके आधार पर उसकी आगे आने वाले स्टेज की पर्सनालिटी भी निर्भर करती है। सेकंड एज है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो कि 1 से 3 साल की अवस्था है, जिसे टोडलर एज भी कहते हैं। ठीक है। इस एज में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा खुद अपना काम करना चाहते हैं। अगर बच्चों को काम करने देती है माँ, यानी कि अगर वो कटोरी में खुद से चम्मच से खाना चाहता है और माँ उसे देती है, लेकिन नियंत्रण रखते हुए, उस पर ध्यान रखते हुए उसको कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ती है, तो बच्चे के अंदर क्या आता है कि मैं काम कर सकता हूँ और माँ के प्रति भी क्योंकि उसके अंदर वो विश्वास था पहले की अवस्था में, और इस अवस्था में अगर फैमिली उसको सपोर्ट करती है और स्वतंत्र काम करने के लिए प्रेरित करती है, तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी की फीलिंग आती है। लेकिन अगर बच्चे में मिसट्रस्ट है और आगे चलकर उसकी फैमिली उसको काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ती है, डांटती है या उसकी अवहेलना करती है, तो बच्चे के अंदर क्या आता है, शेम एंड डाउट आता है ना। वो शर्म और अपमान क्या करता है, महसूस करता है, और ये धीरे धीरे बालक में क्या करता है, नेगेटिव जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप कर देता है। अगर बच्चे में ऑटोनॉमी डेवलप हो गई, यानी स्वराज की भावना डेवलप हो गई, तो उसके अंदर एक विल पावर जो है वो डेवलप होता है। अगर इसके अंदर पॉजिटिव ऑटोनॉमस की फीलिंग आई तो यानी कौन सा हुआ, बेसिक ट्रस्ट में वर्सेस मिसट्रस्ट में होप आया, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में विल आया, लेकिन ऑटोनॉमी कंडीशन में। तीसरी एज है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। अगर फ्रॉइड की एज से इसकी तुलना की जाए तो ये फेलिक एज कहलाती है, फेलिक स्टेट है, 3 से 6 साल की अवस्था है। इसमें क्या होता है कि बच्चों की, अब ये बच्चा क्या है, स्कूल जाना शुरू करता है और बच्चों के बीच में आपस में क्या है, एक दोस्ती वाला बिहेवियर जो है
आपस में आने लगता है। और खेल के माध्यम से ये अपनी जो पॉजिटिव अपनी ट्रेड्स हैं या गुण हैं, सकारात्मक गुण हैं, वो एक दूसरे के अंदर जो है विकसित करते हैं। और इनके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना आती है कि हर काम को वो बढ़ चढ़ करके इनिशिएटिव तरीके से करना चाहते हैं। और अगर उनको खेलने नहीं दिया जाता है या उनको काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, ग्रुप से अलग कर दिया जाता है, तब उनके अंदर क्या आता है? गिल्ट आता है कि मैं अपने इस ग्रुप के लायक नहीं हूँ और मैं अपने ग्रुप का कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो अगर पिछले जितनी अवस्थाएं हैं उनमें वो पॉजिटिवली सारी स्टेजेस को पार कर रहा है, तो उसके अंदर इस स्टेज में इनिशिएटिव यानी हर चीज़ को बहुत इनिशिएटिव लेने की भावना उसके अंदर आती है। लेकिन अगर सारे पिछले स्टेजेस से उसके अंदर नेगेटिव डेवलपमेंट चला आ रहा है, तो उस समय क्या होगा? उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आएगी कि मैं क्या है, इस मेरे साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है और मेरे ऊपर कठोर नियंत्रण किया जा रहा है, और उसको क्या लगता है? अपमान की भावना लगती है। तो इस स्टेज में क्या होता है? बच्चों के अंदर कौन सी फीलिंग आने लगती है? गिल्ट की फीलिंग आने लगती है। लेकिन अगर इस स्टेज में बच्चा इनिशिएटिव काम करना सीख जाता है, बाय ट्रेनिंग, बाय एक्सपीरियंस, बाय मोटिवेशन, अगर वो इनिशिएटिव काम करना सीख जाता है, तो उसके अंदर एक फीलिंग आती है पर्पस की, यानी कि मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है, मैं किसी कार्य करने के योग्य हूँ। अगली अवस्था आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अगर फ्रॉइड की एज से इसको कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो ये लिटेंसी पीरियड है और ये इसकी एज है 6 to 11 ईयर, यानी कि स्कूल गोइंग एज जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या होता है? विद्यालय में बालकों का काम करने की भावना, एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना और परिश्रम करने की भावना, ठीक है, ये सारी जो है वो विकसित होती है। एक उनके अंदर एक चाह होती है कि मैं हर काम को बहुत ही क्या करूं, एक इंडस्ट्री उद्यमी बनूं, काम करूं। लेकिन अगर घर में माता पिता से या स्कूल में टीचर से या अपने जो आपके पीयर ग्रुप हैं, साथी समूह है, उनसे बच्चे उपेक्षित होते हैं या उनके कार्य को लोग ध्यान नहीं देते, उपेक्षा करते हैं, तो उनके अंदर क्या फीलिंग आती है? इन्फीरियरिटी की, कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मैं किसी काम को करने लायक नहीं हूँ, मैं किसी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाऊँगा। तो अगर पॉजिटिवली इस स्टेज को पूरा कर लेता है बच्चा, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। नेक्स्ट स्टेज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारा, जो कि एरिक्सन के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसको कि हम टीनेजर अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था है ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये अवस्था फ्रॉइड के जेनाइटल एज से मैच करती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो किशोर हैं, यानी कि जो आपके टीनेजर हैं, वो मिड में है, प्यूबर्टी स्टेज भी है और जो है एडोलेसेंट पीरियड के बीच की कंडीशन में है। तो इस समय उनके अंदर आइडेंटिटी, पहचान के लिए वो परेशान रहते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और जैसे एग्जाम्पल में लिया जाए, अगर एक एडोलेसेंट टीनेजर लड़की बोले कि मम्मी छोटा भाई मुझे परेशान करता है या मेरी बात नहीं सुनता, तो घर में कहा जाता है कि तुम बड़ी हो, तुम समझदार हो, तुम कर सकती हो, तुम उसको छोड़ दो, उसकी बात को मत लो। लेकिन अगर वही लड़की कहे मम्मी मुझे पिक्चर देखने जाना है, तो वहीं पेरेंट्स बोलेंगे कि अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम अकेले जाकर के पिक्चर देखो। तो बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन डेवलप होता है कि मैं कौन हूँ, मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो इस कंडीशन में अगर पेरेंट्स या फैमिली उनकी अगर आइडेंटिटी डेवलप करती है और बच्चे को प्रमोट करती है अपनी आइडेंटिटी के बारे में, पहचान के बारे में, कि उनका क्या रोल है, उनकी क्या डेवलपमेंट है, उनकी क्या लक्ष्य हैं, अगर जो है इन सब की प्राप्ति में पेरेंट्स सहायक होते हैं, फैमिली सहायक हो, विद्यालय सहायक हो, पीयर ग्रुप सहायक हो, तब तो बच्चों में अपने आइडेंटिटी बनाने की काबिलियत आ दी जाती है। लेकिन अगर ये
पिछले स्टेजेस से अगर उसकी नेगेटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो उनके अंदर रोल कन्फ्यूजन की भावना आती है। जैसे एग्जाम्पल से बताएं, कुछ हीरो हैं जो जिन्हें लगता है कि वो जीवन भर सुपरस्टार बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक समय के बाद उनकी जो पब्लिसिटी है वो घटने लगती है। लेकिन अगर प्रीवियस डेवलपमेंट उनका पॉजिटिव हुआ है तो एक स्टेज पर जाकर के वो अपनी आइडेंटिटी को कबूल लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर उनका प्रीवियस जो है डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट नेगेटिव चला आ रहा है तो वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करते हैं। वो हमेशा रोल कन्फ्यूजन की कंडीशन में बने रहते हैं कि नहीं, मेरा अभी ज़माना ख़त्म नहीं हुआ, मैं अभी भी सुपरस्टार हूँ। तो ये फीलिंग कैसे आती है कि अगर आप पिछले स्टेज में आपने अपने सारे पर्पज, होप, विल, कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीज़ें आपने अपनी कंप्लीट नहीं की तो आपके अंदर रोल कन्फ्यूजन की फीलिंग आने लगती है। और अगर आपने सफलतापूर्वक अपनी आइडेंटिटी बना ली है, अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार कर लिया है, तो किशोरों के अंदर फाइडेलिटी जो है वो जन्म लेती है। अगली स्टेज आती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये जो पीरियड है इसको हम लोग कहते हैं यंग एडल्टहुड पीरियड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टीनेज के बाद इस एज में बच्चा क्या है, वो अब जो है अपोजिट सेक्स के प्रति उनका एक लगाव बढ़ता है। वो फैमिली लाइफ में आते हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ एक इंटीमेसी होता है, लगाव होता है। लेकिन और जिनके अंदर ये पुराने स्टेजेस से पॉजिटिव फीलिंग आती जाती है, उनके अंदर इंटीमेसी यानी घनिष्ठता, किसी रिश्ते के प्रति वो पॉजिटिव सोच रखते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, लगाव रखते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। लेकिन अगर पुराने स्टेजेस से उनका नेगेटिव डेवलपमेंट होता आ रहा है तो इस स्टेज में जो भी व्यक्ति है वो अपने को आइसोलेट कर लेता है, आइसोलेशन में लेते जाता है। वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करना चाहता या अपने लक्ष्यों को पूरा करना नहीं चाहता क्योंकि उसके अंदर एक नेगेटिव फीलिंग चली आ रही है। अगर इस स्टेज में इंटीमेसी यानी कि लगाव या घनिष्ठता आ जाती है, स्वीकार कर लेते हैं लोग, तो उनके अंदर लव जो है वो डेवलप होता है, प्रेम जो है की उत्पत्ति होती है और उनकी पर्सनालिटी आगे जा कर के बहुत पॉजिटिव वे में रन करती है। अगला आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये कौन सा एज है? मिडिल एडल्टहुड का एज कहलाता है। एरिक्सन ने ये कहा था कि अगर हम पुराने स्टेजेस से पॉजिटिव की तरफ चले आ रहे हैं, यानी सोशल डेवलपमेंट हमारा पॉजिटिव होता जा रहा है, तो हम आने वाली अपनी पीढ़ी को कुछ नया देते हैं या उनका संरक्षण करते हैं या उनको अपने अनुभवों द्वारा सिखाते हैं। यानी उनको अपनी आने वाली हर एक अवस्था के प्रति क्या करते हैं? जागरूक बनाते हैं, उनके अंदर नैतिक, सामाजिक सारी शिक्षाएं देते हैं और अच्छी परवरिश करते हैं। तो ये एक जनरेटिविटी यानी जनरेट किया हमने अपने विचारों को, पॉजिटिव विचारों को, संस्कारों को। लेकिन अगर नेगेटिव डेवलपमेंट हमारा पिछले स्टेजेस से होता आ रहा है तो एक नेगेटिव डेवलपमेंट इस स्टेज में एक आता है स्टैग्नेशन। वो व्यक्ति अपने को क्या कर लेता है? स्थिर कर लेता है। वो अपनी सीखी हुई चीज़ों को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना नहीं चाहता, वो नहीं बताना चाहता, वो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नहीं भेजना चाहता, वो समाज में योगदान नहीं देना चाहता। अगर इस स्टेज में किसी व्यक्ति ने जनरेटिविटी हासिल कर ली है तो उसके अंदर केयर आता है कि यानी आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक सहायक होगा, केयर करेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। लास्ट स्टेज अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के उससे देखा जाए तो लास्ट स्टेज है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। अगर एरिक्सन ने कहा था यदि कोई भी व्यक्ति अपने पुरानी अवस्था से पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेते हुए आ रहा है तो ये जीवन का अंतिम पड़ाव है। इसमें व्यक्ति के अंदर इंटीग्रिटी आती है। इंटीग्रिटी एकता, यानी कि वो अपने पिछले अनुभवों के बारे में धनात्मक सोचता है। वो वृद्ध व्यक्ति यह सोचेगा कि मैंने अपने जीवन में अच्छा काम किया,
मैंने बड़ों का सारा दायित्व निभाया, मैंने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी की, मैंने दायित्व निभाया, मैंने समाज को कुछ दिया, यानी मेरा जीवन सार्थक हुआ। उनके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है। लेकिन अगर शुरू से उनके अंदर, यानी पहले स्टेज से लेकर के 7वें स्टेज तक उनके अंदर अगर नेगेटिव डेवलपमेंट आता गया है, तो उनके अंदर एक डिस्पैरिटी आती है, निराशा आती है कि मेरा जीवन व्यर्थ था, मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, मैं इस धरती पर बोझ रहा। और एक वक्त ऐसा आता है वो ये सोचते हैं कि मेरा इस धरती पर रहना बेकार है, मुझे मर जाना चाहिए। यानी कि ये नेगेटिव आप देख रहे हैं कि स्टेज 1 से अगर बच्चे में नेगेटिव डेवलपमेंट, नेगेटिव एस्पेक्ट डेवलप हुआ सोशली देखा जाए, तो वो लास्ट स्टेज में आकर के बहुत ही नेगेटिव पर्सनालिटी बिल्ड करता है और व्यक्ति अपने साथ साथ अपने समाज के लिए किसी भी तरह का योगदान नहीं दे पाता है। अगर इस स्टेज में किसी भी पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी यानी एकता आ गई है समाज के प्रति, अपने प्रति, तो उसके अंदर वो विजडम को हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है एरिक्सन का जो साइको सोशल स्टेजेस था वो 8 पार्ट में डिवाइड था। बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी और ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन और जनरेटिव वर्सेस जो है स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। आगे के स्लाइड में आप देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैंने बताया है कि जैसे फर्स्ट आप फिगर में देख रहे हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, यानी बच्चा जो है अपने अंदर कैसी फीलिंग उसके अंदर आ रही है कि परिवार मेरा है, समाज मेरा है। ऑटोनॉमस वर्सेस शेम एंड डाउट में आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है खुद से अपना काम कर रहा है और जो है, और तीसरे स्टेज में आप देख रहे हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो आपको फिगर में दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में भी मैंने आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहा है कि किस तरह से उसके अंदर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी डेवलप होती है, ईगो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन डेवलप होता है, आइसोलेशन वर्सेस स्टैग्नेशन डेवलप होता है, और आइसोलेशन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन डेवलप होता है, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, और लास्ट फिगर जो आप देख रहे हैं उसमें आपका है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पैरिटी, यानी अपने पूरे जीवन काल का वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है। थैंक यू।